पंजाब टुडे देख रहे दर्शकों का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम इनसाइट्स विद विशाल सूद में। नया साल आ गया है। पिछले साल क्या कुछ हुआ है, 4 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स इंडिया के जिस पे आज डिस्कशन करेंगे। पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल स्टेटस ऑफ इंडिया और इसके साथ ही नेशनल सिक्योरिटी। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फाउंडर एंड CEO ऑफ पंजाब टुडे चैनल विशाल सूद सर। वेलकम सर। थैंक यू गुरलीन। सर, after recovering from repeated waves of COVID pandemic, what do you think about the economical status of India? Look, since this decade has started, 2020, it started on a very different note. March में जब lockdown लगा, COVID, of course, 2020 के starting में, it has started making an impact. So this decade has been very, very challenging for the entire world, and of course for India. But I still have lot of, I think I have strong belief that this decade belongs to India. ये decade India का है, and in fact Morgan Stanley की भी एक रिपोर्ट कहती है कि this decade is for India. And the major reasons why I also agree with this, because if you look at, मैं इकोनॉमिक सिचुएशन पे आऊंगा। अब इकोनॉमिक सिचुएशन को 3-4 चीजें इम्पैक्ट करेंगी, राइट, जिसमें इंडिया के पास बहुत बड़ी एडवांटेज है। आज 4 चैलेंजेस से पूरी दुनिया इज स्ट्रगलिंग। वन इज एजिंग पॉपुलेशन। अगर मैं चाइना, जापान, US और काफी कंट्रीज की बात करूं, दे हैव एजिंग पॉपुलेशन एंड वी हैव अ यंगर पॉपुलेशन। और इनफैक्ट जो कोविड रिकवरी और उसमें हमारी यंग पॉपुलेशन, क्योंकि यंग और इनहेरेंटली हेल्दी पॉपुलेशन होती है, तो उसका भी एक एडवांटेज रहा है। सेकेंड पार्ट दैट इज विद दिस कोविड थिंग हैपनिंग, राइट, एवरीवन वांट्स टू डिवर्सिफाई देयर मैन्युफैक्चरिंग। So China plus one policy is taking impact. So every country is now looking at India majorly. Of course, अब इंडिया कैसी पॉलिसीज लेके आता है, हम कैसी स्कीम्स लेके आते हैं, कैसा इन्वायरमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं, विच वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, पर इसको और बेटर किया जा सकता है। सो दैट इज अनदर थिंग विच इज फेवरिंग आवर इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर द करंट डिकेड. Now the third part, that is again climatic impact, एक ऐसी चीज है जिसपे पूरी दुनिया का ध्यान है। उसमें इंडिया मेरे को लगता है अकेला कंट्री है जिसने जो उनकी 2030 की जो गोल्स थे कार्बन रिडक्शन के, वो हमने ऑलरेडी अचीव कर चुके हुए हैं। सो दैट इज वन मेजर थिंग दैट इज, एंड देन द फोर्थ पार्ट इज ऑफ कोर्स स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक मार्केट. So domestically we are growing very fast, technologically we are savvy, so we are becoming the offices of the world, we are becoming the factories of the world. तो ये 3-4 फैक्टर हैं जो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को ड्राइव करेंगे. Now अब इकोनॉमिक ग्रोथ को ड्राइव करने के लिए 2 चीजें जरूरी होती हैं. वन इज सिक्योरिटी एंड सेकेंड इज स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड स्टेबिलिटी इन द गवर्नमेंट. उन 2 केसेस में भी फॉर्चुनेटली सिंस 2014 we have a very stable government, so it's not a coalition government, so our top leaders are not always worried about how to manage the coalition, how to manage allies or how to manage the opposition. The focus is on developing the country. तो मेरे को लगता है कि अगर मैं इकोनॉमिक और इसका इंडिकेटर जो इसके रिजल्ट आए हैं, अगर आप पिछला 1 साल देखें, पूरी ग्लोबल इकोनॉमी टेक्निकल रिसेशन में है. तो जब आपके 2 क्वार्टर्स नेगेटिव ग्रोथ में जाते हैं तो आप टेक्निकली रिसेशन में होते हैं. सो अगर मेजर इकोनॉमीज US की बात करूं, अब रिकवरी शुरू हुई है, चाइना की बात करूं, सो दे हैव बीन स्लोइंग डाउन. तो अगर मेजर इकोनॉमीज की बात करूं तो इंडिया हैज बीन दैट आइलैंड ऑफ एक्सीलेंस. एक एक्सेप्शनल ग्रोथ इंडिया ने दिखाई है, जो हमारी ग्रोथ रेट चल रहा है. और डिस्पाइट द सप्लाई चेन डेफिसिट्स जो हमने अपनी इन्फ्लेशन को भी मैनेज किया है, हालांकि ऑफ कोर्स ओपोजिशन इज राइट इन आस्किंग इसको और भी बेटर किया जा सकता है, पर अगर आप पूरी ग्लोबल इन्वायरमेंट को देखें तो उस पर्सपेक्टिव से इंडिया ने इन्फ्लेशन को बेटर तरीके से मैनेज किया है. इस कोविड के दौरान जो लॉकडाउन हुए, जो हमारी बेसिकली एक जो पॉपुलेशन है विच इज बिलो द पॉवर्टी लाइन, विच डज नॉट हैव दोस काइंड ऑफ रिसोर्सेज, उन तक फ्री खाना पहुंचाना, ये मेरे को लगता है कि एक हमारी गवर्नमेंट की एक मेजर उपलब्धि रही है ये जी. तो आई थिंक फ्रॉम द इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव अगर हम इनोवेशन पे फोकस करें, अगर हम देखिए, हम अभी तक IT फोकस एक्सपोर्ट कंट्री रहे, हमारा नाम जाना जाता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, उसमें भी अब हमें इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज पे आना है. और सेकेंडली, आप एक गांव के बंदे को खेत से सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं बना सकते, पर फैक्ट्री में उसको अच्छा रोल दिलवा सकते हो, उसको डिग्निफाइड जॉब दिलवा सकते हो. तो मेरे को लगता है इस पर्सपेक्टिव से आई वुड से इंडिया इज गोइंग टू डू ग्रेट एंड गोइंग टू बिकम अ मेजर पावर. और अगर ये ग्रोथ रेट रहा तो मेरे को लगता है बाय 2030 एंड विल बी 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. सो कैन वी एक्सपेक्ट इंडिया टू बी वन ऑफ द टॉप इकोनॉमिक पावर्स इन द वर्ल्ड इन नेक्स्ट फ्यू इयर्स? देखो, इकोनॉमिक पावर 2 तरीके से होती है. अगर मैं ओवरऑल देखूं तो हम ऑलरेडी 5वें नंबर पे आ गए हुए हैं जी, बट पर कैपिटा में हम पीछे हैं. उसमें थोड़ा सा एडवांटेज है कि पर जो परचेजिंग पावर पैरिटी है
क्योंकि हमारे यहाँ पे चीज़ें ऑन एन एवरेज अगर आप किसी और देश से कंपेयर करें सस्ते में मिलती हैं, तो एक लिविंग स्टैंडर्ड डिसेंट बना हुआ। तो हम 2200-2300 यूएस डॉलर, अगर मैं वाइट इकोनॉमी की बात करूं, जो इकोनॉमी बेसिकली है, उसमें हमारा जो एक पर कैपिटा इनकम 2200-2300 डॉलर पे है। अब इसको $5000 पे लेके जाना है, तो उसके लिए इकोनॉमी का क्या साइज चाहिए जी। अगर आपको $5000 पे लेके जाना तो $7.5 ट्रिलियन की आपको इकोनॉमी चाहिए। तो मेरे को लगता है कि अगर हम अगले 8 सालों में, जैसे टारगेट था 2026 तक $5 ट्रिलियन, $7.5 ट्रिलियन पे आगे, मैं एज्यूम कर रहा हूँ हमारी 150 करोड़ पॉपुलेशन होगी, तो $7.5 ट्रिलियन पे हम $5000 पर कैपिटा इनकम पे पहुंच जाएंगे। और अगर इस तरह का हमने इन्फ्लेशन पे कंट्रोल रखा, इट विल बी अ वेरी गुड सिनेरियो। बट फ्यूचर की इकोनॉमिक ग्रोथ जिस तरह से पिछले 30 साल की इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, वैसे नहीं हुई है जी। अब अलग तरीके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन, ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो हमें इनोवेशन के ऊपर भी अपने आप को प्रेस करना पड़ेगा। आज हमारी गवर्नमेंट को अपनी एजुकेशन पॉलिसीज, जो हायर एजुकेशन, जो रिसर्च ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट्स हैं, हमारी लैब्स, और हमें अपने प्राइवेट कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज क्रिएट करनी पड़ेंगी जो R&D में इन्वेस्ट करें। अगर आप साउथ कोरिया का एग्जाम्पल लें, उन्होंने चेबॉल्स जो बिल्ड किए थे, जो जैसे सैमसंग, उसका डाइवू था, और ऐसे हुंडई, ये चेबॉल्स हैं जिन्होंने अलग अलग एरियाज में बड़े बने और खूब R&D भी की, और आज वो लीडर्स हैं अपने अपने फील्ड के, और वो देश उनके नाम से पहचाने जाते हैं। तो मेरे को लगता है इंडिया को भी ऐसी कुछ बड़ी इकोनॉमिक, ऑफ कोर्स स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज आल्सो रिक्वायर्ड, पर इनोवेशन और रिसर्च पे हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। जो हमारी डिपेंडेंसी चाइना पे हो रखी है, उसको खत्म करने की जरूरत है जी। और जो डिफेंस टेक्नोलॉजीज है, जिसके हम दुनिया के सबसे बड़े इंपोर्टर हैं, जी। गवर्नमेंट ने पॉलिसी तो लाई है, अब इम्पैक्ट 2030 तक तो डेफिनेटली दिखना ही चाहिए। पॉलिटिकल स्टेटस की बात करते हैं सर। कहा जाता है कि 2022 हैज बीन अ crucial year for many political forces to gain momentum before 2024 elections. So what do you think about the political status of India? Look, 2023 will have lot of assembly. अब चलो हम इसको, जो इलेक्शन ईयर को हम 2024 के जनरल इलेक्शन तक मान लेते हैं, अगले 16 महीने मान लेते हैं, इसको हम अगला पॉलिटिकल ईयर मान लेते हैं, विच इज वेरी वेरी क्रूशियल। 10 असेंबली इलेक्शन होने, मेजर स्टेट्स में होने हैं, और उसके अलावा हमारा जनरल इलेक्शन होना है। तो अगेन एक चीज अगर आप ओवरऑल देखेंगे, जो पॉलिटिकल स्पेस में जो पॉजिटिव चीज हो रही है, एक नेशनलिस्ट व्यू बनता जा रहा है। हम अपने आप को इंडियन और इंडियननेस पे ज्यादा फोकस आ रहा है, ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर पे हर कोई बोल रहा है। अगर ओपोजिशन में, वो भी यही कह रही है कि लोगों को जोड़ के रखना है, और वो गवर्नमेंट को बोल रहे हैं कि आप लोगों को तोड़ रहे हो, और गवर्नमेंट भी यही कह रही है कि हमने लोगों को जोड़ के रखना है, आप ही डिवाइसिव बातें कर रहे हैं। तो एक बात तो क्लियर है सबका कि देश को जोड़ के रखना है, इंडियननेस पे ज्यादा फोकस करना है, हमें अपनी कास्ट, रिलीजन, इसको सेकेंडरी रखना है। वी शुड बी प्राउड इंडियंस फर्स्ट। तो उस पर्सपेक्टिव से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और पॉलिटिकल जो कन्वर्जेंस हो रही है थॉट प्रोसेस की, इकोनॉमिक ग्रोथ, नेशनलिस्ट व्यू पॉइंट, वन इंडिया काइंड ऑफ व्यू पॉइंट, और जो भी पार्टी इसके अगेंस्ट चल रही है वो स्ट्रगल कर रही है। आप देख रहे हैं, मेरे को नाम लेने की भी जरूरत नहीं है, जो ये बोल रहे हैं कि इंडिया इज नॉट वन एंड इंडिया शुड बी टेकन इन एनी डिफरेंट डायरेक्शन, दे आर नॉट डूइंग वेल इन इलेक्टोरल इलेक्शन, बिकॉज वी एज इंडियन वी बिलीव दैट वी शुड बी वन। जो हमारे लैंग्वेज के बेसिस पे जो डिफरेंसेस क्रिएट किए जाते हैं आर्टिफिशियली, रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, या हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से कुछ डिफरेंसेस क्रिएट किए जाते हैं, उन सबको आज एक यंग इंडियन तोड़ना चाहता है, और ये हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनेगी। तो अगर क्वालिटी अगले 16 महीने में एक काइंड ऑफ स्टेबिलिटी यही चलेगी, इसमें बहुत ज्यादा डिवर्जेंस आने का चांस नहीं है। मोर और लेस हम यही देख रहे हैं, विच विल बी द ओपोजिशन फेस। किसी के मन में डाउट नहीं है कि अगला पीएम कौन बनेगा। तो मेरे को लगता है ये कंसिस्टेंसी भी और पॉलिटिकली हमारे को एक अच्छी डायरेक्शन में लेके जा रही है। इंडिया का जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, उन्होंने ग्लोबली भी, अगर मैं बात करूं, इंडिया का नाम अच्छे तरीके से, इंडिया के इंटरेस्ट को अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट कर पाए हैं। क्योंकि हमारे पॉलिटिशियन का काम सिर्फ डोमेस्टिक चीजें देखना नहीं है, फॉरेन पॉलिसी लेवल पे भी डिसीजन लेना है। तो मेरे को लगता है उस पर्सपेक्टिव से पॉलिटिकली ऑल्सो वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। बट जब हम राइट डायरेक्शन की बात करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके बीच में कुछ नेगेटिव चीजें नहीं है। प्रोग्रेस का पाथ हमेशा स्ट्रेट लाइन सिंपल नहीं होता, उसमें ऐसे ऐसे कर्व आते हैं। तो उस मोमेंट पे कई बार लगता है थिंग्स आर गोइंग रॉन्ग। तो ऐसे हमारे यहाँ पे भी है, हमारे भी कई एरियाज हैं जहाँ पे पॉलिटिकल टर्बुलेंस है, जो सोसाइटी को सेपरेटिस्ट हैं, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है। कई स्टेट्स में ऐसा भी है, और कई जो एक्सपेरिमेंट हुए हैं, जैसे मैं अगर धारा 370 के हटने की बात करूं, या और भी कई जो रूल्स, सीए और जो रूल्स, उनके रिजल्ट्स क्या आएंगे, कैसे आएंगे, वो भी अभी देखने वाली बात है। यार स्टेप्स इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। तो मेरे को ये लगता है कि ओवरऑल
ये दिस इज काइंड ऑफ अ गोल्डन पीरियड फॉर अस. पॉलिटिकली वी आर अ स्टेबल कंट्री. हाँ, इसका मतलब ओपोजिशन को थोड़ा सा, मेरे को लगता है ओपोजिशन और स्ट्रांग होनी चाहिए, और तभी हमारी गवर्नमेंट्स और ज्यादा अकाउंटेबल होती हैं, स्टेट लेवल पे भी और सेंट्रल लेवल पे भी. सो यूनिटी इन डाइवर्सिटी की आपने बात करी, तो ओवरऑल सोशल स्टेटस इंडिया का आप वो कैसे देखते हो? सोशल डेवलपमेंट कहाँ पे स्टैंड करता है इंडिया में? देखो, हम जब पॉलिटिक्स को डिस्कस कर रहे थे, हम पहले भी बोल रहे थे जी। कि जब सोशल की बात होती है तो पॉलिटिक्स अपने आप आई जाती है. जी। तो मेरे को ये लगता है कि आज जो मेजर आइडियोलॉजीज हैं हमारी कंट्री के अंदर, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, रिलीजियस आइडियोलॉजीज, मैं अंडरलाइन करंट देख रहा हूं. चाहे ऑन दी सरफेस, क्योंकि मैंने आज तक किसी टीवी डिबेट पे नहीं देखा कि एक बंदा एक व्यू के साथ आया हो कि भाई मैं इस व्यू का हूं और उसने कभी अपना व्यू बदला हो. तो इसका मतलब है कोई सीरियस डिबेट के लिए तो आ ही नहीं रहा. जी. हर बंदा सिर्फ अपने उस थॉट प्रोसेस को जोर से बोलने के लिए आ रहा है. बट अंडरलाइन करंट ये है अब जो आ रहा है कि इंडिया शुड बी सीन एज अ नेशन, राइट? वी पीपल शुड बी सीन एज होमोजीनियस पीपल. आज हिस्ट्री को भी दोबारा से देखा जा रहा है. अगर मैं हिस्ट्री डिफाइंस आवर सोशल फैब्रिक. आज हिस्ट्री को रीराइट किया जा रहा है, जिसके अंदर जो कुछ डिस्टॉर्शंस थी, जो चीजें गलत तरीके से रिप्रेजेंट की थी, उनको दोबारा से कई बहुत रिस्पेक्टेबल हिस्टोरियंस लाइक विक्रम संपत, दे आर डूइंग वेरी डिलिजेंट research on our history. They are making us feel proud again in our history. हम आज तक जो भी हिस्ट्री हमने पढ़ी है, हम ये it looks like we have been a nation of losers who have been ruled by other countries or other people coming from different areas and just ruling us and destroying us. And मैं चाहे मुगल रूल की बात करूं, मैं चाहे ब्रिटिश रूल की बात करूं, and so many other things. But we have had such glorious periods also. सोने की चिड़िया कोई ऐसे नहीं बनता. It means you had made economic progress, technological progress, and now that realization is coming to common Indian through these historians, that we should have a relook at our history, and we should not see it from just one perspective of the ruler or invaders perspective. Now we have to look at it from our own internal perspective also. So that way, when we look at it from that perspective, what it does is it realigns us together. हम एक झंडे के नीचे हम एक अपने आप को एक देखना शुरू करते हैं. Now lot of ideologies, as I was mentioning, वो ये बात कर रहे हैं कि हमारे वंशज तो एक ही हैं. हमने अपना रिलीजन अलग अलग चूज कर लिया होगा, हमारे ऊपर डिफरेंट प्रेशर्स हुए होंगे, बट बेसिकली वी आर द सन्स ऑफ दिस सॉइल, right? So we should believe in our nation, and we should not look at our history from the last 500 years only. We should look at our history from the last 5,000 years, 6,000 years. Then we will get a clearer picture what we are capable of. Why we were 26% of the global GDP. Why we had thought process and philosophy which is in sync with the modern humanist. जो आज की डेट में आज हम अपने आप को एक ह्यूमनिस्ट कम्युनिटी की तरह देखते हैं, जहां पे ह्यूमन राइट्स की बात की जाती है. और हमारी कंट्री में ये बातें कई हजार सालों से हो रही थी. हमारे यहाँ पे आप देखेंगे स्लेवरी की इंटरनल आपको हिस्ट्री नहीं मिलेगी. ओनली व्हेन वी वर इन्वेडेड वी वर मेड स्लेव्स, बट हमने इस तरह का माइंडसेट कभी नहीं रखा है. जी. तो मेरे को ये लगता है कि जब हम अपनी हिस्ट्री को और डीपली समझेंगे, इसको आम जनता तक लेके जाएगा, और सोशल फैब्रिक को जब एक स्ट्रॉन्ग किया जाएगा. मैं ये नहीं कह रहा कि डाइवर्सिटी नहीं होनी चाहिए, डाइवर्सिटी होनी चाहिए, पर वो डाइवर्सिटी हमारे सोशल फैब्रिक के अंदर फिशर्स ना क्रिएट करे, उसके अंदर क्रैक्स ना क्रिएट करे. उसका मिसयूज हमेशा पॉलिटिशियन तो करेगा ही करेगा. हम रिलीजन की बात करते हैं. रिलीजन हमारे जैसे आम आदमी के लिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. समझदार आदमी रिलीजन से दूर रहता है, बट फॉर अ पॉलिटिशियन इट इज यूजफुल. सो दे हैव बीन यूजिंग इट टू बी इन पावर. तो एक स्मॉल कम्युनिटी ने, चाहे मैं अंग्रेजों 1 लाख लोग थे, 2 लाख, कुछ लाख लोग होंगे, उन्होंने कई करोड़ लोगों पे रूल किया. उसके बाद भी यही रहा है पिछले 70 सालों तक कि भाई कुछ फैमिलीज ने, कुछ लोगों ने, कुछ लाख लोगों ने, ब्यूरोक्रेट्स लगा लो, पॉलिटिशियन बुला लो, कुछ लोगों ने पूरे इंडिया को रूल किया. तो डिवाइड और कॉन्कर वाली पॉलिसी ही चलती आई है, जो ब्रिटिश ने सिखाई थी, वो अभी तक चलती आ रही थी. तो मेरे को लगता है कि आज मेजर आइडियोलॉग्स को ये बोलना चाहिए कि हम हिंदुस्तानी एक हैं, हम 5000 साल पुराने से इकट्ठे हैं, rather than saying कि भाई हम इस धर्म के हैं या हम इस जाति के हैं. उस सारी चीजों को हमें तोड़ना पड़ेगा, और इंडियननेस और नेशनलिज्म को एक डर्टी वर्ड नहीं बनाना चाहिए. नेशनलिज्म इज अ पॉजिटिव वर्ड. वी शुड बी पेट्रियोटिक, वी शुड सर्व आवर नेशन. तो आज, और ये फोर्सेस सिर्फ डोमेस्टिक नहीं है, ये फोर्सेस इंटरनेशनल भी हैं. If you have read this book, Snakes in the Ganga, I was going through it, and it is a fact. You can see it.
लॉट ऑफ स्ट्रॉन्ग ग्लोबल फोर्सेस want to make India weak because India की जो strength है it will affect their prosperity क्योंकि उनका रूल ही यही रहा है exploitation of others and zero sum game while India has believed in growth of everyone. तो मेरे को ये लगता है कि अब हमारे देश के यूथ को we should be, हम अपने राइट्स की बात करते हैं, आज हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करने की जरूरत है. हाउ rather than having a proud nation, people say that I want to be part of a country I should be proud of. Why don't you be the person, for which country can take pride in? Absolutely. So you should take personal responsibility, make some sacrifices and help build this nation great again. Absolutely, sir. Sir, last but not the least, national security, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं. कल ही डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने स्टेट किया है कि we want to have good relation with our neighbors, but not at the cost of national security. Look, national security अगर मैं इसको अगर थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से लेके जाऊं, हम 800-900 सालों से थोड़ा नेशनल सिक्योरिटी में पीछे रहे, तभी हमारे ऊपर रूल होता रहा. और अगर हम आज ये सोच रहे हैं कि ये नहीं होगा तो हम गलत हैं. हमें अपने आप को नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से आगे बढ़ने की 2022 वाज अ वाटरशेड मूवमेंट. मैं पिछले कुछ सालों में हमने अभी जो ताइवान में भी हुआ, द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स दैट वाज गिवन बाय द इंडियन आर्मी दैट मेड ऑल ऑफ अस प्राउड. होता क्या है कि जब आप दुश्मन को पता है कि भाई अगर वो आपके साथ कोई भी मिस एडवेंचर करेगा उसका कॉस्ट है. आज जम्मू कश्मीर, आप जब हम आज से मैं 10 साल पुरानी बात कर लूं या कुछ साल और इससे पहले की भी बात कर लूं, हम कितनी बार सुनते थे बॉर्डर पे गोलियां चल रही हैं, सीज फायर हुआ, 2 आर्मी वाले, एक बॉर्डर को तो हमने बिल्कुल शांत कर दिया है. हमने उनको ये बोल दिया है कि भाई अगर हमारे खिलाफ कोई मिस एडवेंचर होगा उसका जवाब ऐसे दिया जाएगा. फॉर्चुनेटली हमने पिछले कुछ टाइम में इतनी ग्रोथ भी कर ली है कि वो पावर डायनेमिक्स हमारे वेस्टर्न नेबर पाकिस्तान के साथ बहुत ही हमारे फेवर में आ गए. वी हैव सेटल्ड वन पार्ट. आज वो हमसे कोई भी अगर उलझेंगे, चाहे वो किसी और देश के कहने पे, क्योंकि अब उनकी अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी तो रही नहीं है. पाकिस्तान ने बिकम अ वेसल स्टेट फॉर अदर पावर्स, मेनली चाइना. तो अगर वो अभी भी जो उनको फंड्स मिल रहे हैं, जो भी उकसाया जा रहा है, तो चाइना की तरफ से ही हो रहा है कि इंडिया को चेक में रखा जाए. अब लोग कई बार ये बोलते हैं कि चाइना को हम वैसा रिस्पॉन्स क्यों नहीं देते. हर चीज का सही टाइम आता है. As we keep on building, as we grow economically, as we grow our military power, as we develop border infrastructure across the China, हम वहां पे भी ऐसा जवाब देना शुरू कर देंगे. गीता में लिखा है पीस के लिए सबसे अच्छा रास्ता है पावर. If you are strong, you will get peace also because no one will like to mess with you. It makes sense also. So हमें भी अपने देश को जैसे जैसे हम स्ट्रांग होते रहेंगे, we will develop. Secondly, we should be unapologetic about protecting our interest. अगर मैं फॉरेन पॉलिसी में वी हैव टू बिल्ड अलायंसेस, वी शुड बी पार्ट ऑफ सर्टेन ग्रुप्स जिनके इंटरेस्ट हमारे साथ से. आज चाइना बोल रहा है वो क्वाड के अगेंस्ट बोल रहा है. वो बोल रहा है कि क्वाड जो होते हैं ऐसे रीजन स्पेसिफिक ग्रुप्स में हम बिलीव नहीं करते क्योंकि आज उनको सूट नहीं कर रहा है, जबकि रशिया के साथ उन्होंने वही ग्रुप बनाया हुआ है. सो हमें बेसिकली जहां जहां पे भी हमारे इंटरेस्ट किसी कंट्री के साथ अलाइन होते हैं, स्पेशली ऑन नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज, वी शुड डू दैट. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, लड़ाइयां हथियारों से ही लड़ी जाएंगी. आज टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है और आज हमें इकोनॉमिक फ्रंट पे, टेक्नोलॉजिकल फ्रंट पे और एब्सोल्यूट आर्म्स के फ्रंट पे अपने आप को एडवांस करना है जी. आज कोई टेक्नोलॉजी अगर आती है, लेट्स से कि वो सर्वर टेक्नोलॉजी है या नेटवर्क टेक्नोलॉजी है, आप WTO के कहने पे कहीं से भी इंपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि उस टेक्नोलॉजी के थ्रू आज दुश्मन आपके पूरे नेटवर्क में घुस सकता है और आपको बिल्कुल हैंडीकैप कर सकता है. तो हमें ये सारी टेक्नोलॉजीज को भी इंटरनलाइज करना है. 5G और 6G में हमें लेटेस्ट रिसर्च करके ताकि हमारी डिपेंडेंसी, जो हमें क्लियरली पता है कि चाइना इज नॉट अ फ्रेंडली कंट्री टू से द लीस्ट, हम उनकी टेक्नोलॉजीज पे क्यों डिपेंडेंट हो. हमारी पिछले कुछ सालों की गलतियों के कारण आज हम उनसे मेजर एक इंपोर्ट कर रहे हैं. वो मैन्युफैक्चरिंग जो बेसिकली लो टेक्नोलॉजी चीजें हैं वो इंडिया में बनाई जा सकती हैं और अच्छे लेवल पे बनाई जा सकती हैं, पर हमें भी कुछ सेक्रीफाइस देने पड़ेंगे. इनिशियली वो कॉस्टली होंगी क्योंकि चाइना ने भी अपने कुछ सालों में उसका एक्सपीरियंस कुछ दशकों में बनाया जी. कुछ टाइम के लिए उसकी क्वालिटी एग्जैक्टली वैसी नहीं होगी, पर गवर्नमेंट को ये डिसीजन लेने पड़ेंगे कि ये चीजें हमने अब इंडिया में ही लेनी है. कुछ बड़े बड़े मेजर प्लेयर्स को, अब जैसे चिप्स हैं, चिप्स की शॉर्टेज के कारण पूरी दुनिया ने कितना स्ट्रगल किया. तो आज मेरे को ये लगता है कि जो इंडिया की चिप मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी है वो सिर्फ पेपर्स में ना रह जाए. अभी भी ग्राउंड पे उस पर बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ है. तो गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना चाहिए कि जो 2022 में उन्होंने पॉलिसीज अनाउंस की है, 23 में वो इंप्लीमेंटेशन और ग्राउंड पे नजर आए ताकि वो 2024 इलेक्शन में बता पाए. अदरवाइज वी हैव एवरी राइट टू क्वेश्चन दैम. सो मेरे को ये, सो फ्रॉम द नेशनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव आज सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर सिक्योरिटी नहीं रह गई है.
आपकी इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी, स्पेशली इन द वर्चुअल वर्ल्ड। हमारे बच्चों को हम किस तरह की ऐप का एक्सपोजर दे रहे हैं, ये बड़ा क्रिटिकल पार्ट है। अब मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। इंडिया ने तो टिकटॉक बैन कर दिया, कल परसों यूएस ने भी बंद कर दिया। अब आप मानेंगे नहीं कि चाइना किस तरह से किस तरह का वॉरफेयर कर रहा है। जब आप एक बच्चा चाइना में टिकटॉक खोलता है, चाइना में भी टिकटॉक है जी, उसको क्या नजर आता है? ब्लैक बेल्ट इन जुडो कराटे कैसे लेनी है, टॉप साइंटिस्ट, हाउ टू सर्व योर कंट्री, मोटिवेशनल वीडियोस नजर आती हैं। एल्गोरिदम ऐसे काम करता है। जब वो यूएसए में जाता है या इंडिया में जाता है तो बच्चे को क्या नजर आता है? बिल्ली कैसे हंस रही है, राइट? काइंड ऑफ very close to adult content in terms of music, videos and those kind of content which is meaningless, जो आपको dumb down कर रही है, जो आपको demotivated बना रही है, जो overall community में एक kind of dependency on that media और secondly depression create कर रही है। So अब आप warfare traditional सिर्फ border पे 4 लोग तलवारें लेके वाला warfare तो रह नहीं गया जी, right? Apart from your missiles, your nuclear weapons and your hardware of defense, you have to work on the software of defense. You have to understand what kind of food is going into your food chain. आपके बच्चे, अगली जनरेशन, क्योंकि दुश्मन तो बहुत ही अलग लेवल पे सोच रहा है। उसको तो डोमिनेशन इज देयर कम्युनिस्ट पार्टी का सिंगल पॉइंट एजेंडा है। किस तरह के टॉयज मिल रहे हैं, टॉयज के अंदर किस तरह के केमिकल्स हैं, लेड इन्फेक्टेड टॉयज कितने इंडिया में चाइना से आ रहे हैं। यू हैव टू लुक एट व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट इज बीइंग वॉच्ड। बच्चों को किस तरह का एक्सपोजर मिल रहा है। आज फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे काफी लिबरल फोर्सेस राइट एंटी इंडिया एजेंडा बना रही हैं। हम सोशल फैब्रिक की बात कर रहे थे। आपको पता है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर एंटी इंडिया जैसे क्रिटिकल रेस थ्योरी के नाम पे लाइक व्हाट वाज कि हाउ विक्टिमाइजेशन ऑफ ए सर्टेन कम्युनिटी इज बीइंग डन, कि भाई दलित कम्युनिटी को फोकस करके पूरे फैब्रिक को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। क्रिटिकल रेस थ्योरी को दलित थ्योरी बनाया जा रहा है। उस पर रिसर्च की जा रही है कि कैसे इंडिया के अंदर आपने ऐसे पॉइंट्स क्रिएट करने हैं जहां पे इंडियन फैब्रिक तोड़ा जा सके। तो आज जो हमारा डिफेंस है, जो बॉर्डर सिक्योरिटी है, वो हार्डवेयर के अलावा सॉफ्टवेयर, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज, हमें ये सारी चीजों पे फोकस करना, नरेटिव को मैनेज करना पड़ेगा, तभी हम देश को सिक्योर कर पाएंगे। आप बॉर्डर पे पूरी अलर्टनेस ला दो, सारा इक्विपमेंट ला दो, पर मेरे को लगता है गवर्नमेंट को इस चीज में अभी कमी है। गवर्नमेंट ये समझ नहीं पा रही है कि कैसे चाइना सपोर्टेड, यूएस सपोर्टेड, यूरोप सपोर्टेड इंटेलेक्चुअल्स हमारी एजुकेशन सिस्टम में घुस गए हैं, कैसे वो हमारी पॉलिसीज को रीडिफाइन कर रहे हैं जो ओवरऑल हमारे सोशल फैब्रिक को वीक करेंगी। तो इन चीजों का एक मेरे को डर है जिसकी अलर्टनेस अभी हमारी गवर्नमेंट में नहीं है। तो अगर इस चीज पर भी फोकस किया जाए तो आई एम क्वाइट श्योर कि अगर किसी को थोड़ा डाउट भी है कि ये डिकेड हमारा नहीं है तो वो भी इंश्योर हो जाएगा। Thank you so much for your views, sir. I hope this will help our viewers to comprehend the situation. Stay connected for such important insights. Do watch our channel Punjab Today and do not forget to subscribe to our channel also. Thank you.